नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका आपके साथ में पुनीत। महा बुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां मिलती है खबर A to Z। शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड और देखते हैं इसमें आज क्या खास है। तो 1 फरवरी को देश में बजट पेश करने की जो एक परंपरा स्थापित की गई नए तौर पर, इससे जुड़ा आज का दिन सबसे खास रहा। तो आज हम इस विषय को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। राजा की सत्ता उसके राजकोष की मजबूती के ऊपर निर्भर करती है। राजस्व और कर सरकार की आमदनी है जो उसे अपनी जनता से जनता की सेवा, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मिलती है। यह कहना महान अर्थशास्त्री कौटिल्य का था, जिन्हें हम आप मिलकर चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, आज भी उनसे जीवन की शिक्षा लेते हैं। तो बात बजट की आज हो रही है और होनी भी चाहिए। बजट का मतलब क्या है वैसे तो हर कोई जानता है, बनाता है तो इसका पालन करने की कोशिश करता है, लेकिन हम भी जरा रस्म निभाते हैं शुरुआत में। बजट का अर्थ है आय व्यय का लेखा जोखा। सरल शब्दों में कहें तो कमाई कितनी की, खर्चा कितना हुआ, बचा कितना और कितने घाटे में रहे। हर घर में ये बनता है, हर प्रदेश में ये बजट बनाया जाता है, हर देश का अपना एक बजट पेश किया जाता है। फरवरी की 1 तारीख को देश के बजट के नाम कहें तो गलत नहीं। आज की 1 तारीख पूरे देश में निवेशकों को, शेयर बाजार को, हर आम इंसान को इंतजार था और हर आम आदमी में इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, यानी आपको, हमको, मुझे खुद को भी इंतजार था कि बजट आता है तो इसमें क्या है। तो आज का पूरा न्यूज डिकोड मेरी और आपकी जेब, रसोई, कमाई और बचत को ही समर्पित है। अर्थ कहने का यह कि आज का न्यूज डिकोड देश के बजट को पूरी तरह से समर्पित है। चलिए अच्छी तरह समझते हैं कि दरअसल क्या हुआ। तो अब आते हैं मुद्दे पर। पहले आज सदन यानी संसद के भीतर क्या क्या हुआ, किस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ा, यह भी देखिए एक रिपोर्ट के द्वारा। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs. आंखों पर चश्मा, लाल साड़ी और गंभीरता से सुनता हुआ सदन। Green technologies. ये तस्वीरें लोकसभा की हैं, जहां बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार का बजट पेश किया। Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the outlay of. जैसे जैसे निर्मला सीतारमण घोषणाएं कर रही थीं, वैसे वैसे उनकी घोषणाओं का स्वागत सदन के सदस्य मेज थपथपा कर रहे थे। This would result. ये मोदी सरकार का 10वां और निर्मला सीतारमण का 5वां बजट था। इसे देश हित का, महिलाओं का, युवाओं का और मध्यम वर्ग का बजट बताया गया। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करें। आज के इस बजट में महिला का सम्मान बढ़ा। महिला के अपने सामर्थ्य की वजह से राष्ट्र का सामर्थ्य कैसे बढ़ेगा, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अनाउंसमेंट में विशेष रूप से उल्लेखित था। ये तो हुई सत्ता पक्ष की बात, लेकिन सियासी रस्म ऐसी है कि किसी और के बजट की तारीफ विपक्ष भला कैसे कर सकता है। इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। सुनिए विपक्ष ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा। बजट जो मोदी सरकार ने पेश की है, ये तो 2-4 राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया है। तो ये तो इलेक्शन स्पीच है। फिर से ठगा गया, कुछ भी नहीं मिला बिहार को। तो बिहार में तो इतने लोग जो केंद्र में मंत्री हैं बिहार के, उनको शर्म आनी चाहिए कि बिहार को क्या मिला। तो बजट देश के सामने है और अब इस पर देशव्यापी बहस भी जारी है।
तो कुछ इस अंदाज में आज बजट को पेश किया गया। कुछ रिएक्शंस भी आपने देखे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में बजट को लेकर जो दिन भर प्रतिक्रियाएं हमको मिली वो आप तक पहुंचा रहे हैं, देखिए आप। महंगाई और बेरोजगारी को कम करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे नए लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें कुछ नहीं है। और जितने भी खाद्य सामग्री है वो महंगी हो गया है। एक चीज़ और, जो श्री अन्न की बात उन्होंने कही, जिसमें कोदो कुटकी सामा तक की बात कही गई है, लेकिन उसकी एमएसपी आज तक भारत सरकार ने घोषित नहीं की है। और दूसरी बात यह है कि समर्थन मूल्य खरीदने की भी कोई बात किसानों के लिए नहीं की गई है। तो एक निराशाजनक बजट कहा जा सकता है। बजट मूल भावना सबका साथ सबका विकास समाहित है। 75 वर्ष की आज़ादी के बाद पहले बजट में मध्यम वर्ग के लिए अमृत काल आया है, तो सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। 10 साल मैंने काम किया। पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 33.4% है। तो आपने देखा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री दोनों ने अपने अनुभव के हिसाब से इस बजट को देखा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और बहुत हद तक ये प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक भी थी। अब आपको मध्य प्रदेश में बजट को लेकर जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो भी सुनिए और समझिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी के संकल्प आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को पूरा करने वाला बजट है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। यह बजट सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी है। भारत सरकार का जो आज बजट पेश हुआ है उसमें गरीब तबके के लिए सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। केवल मध्यम वर्ग के लिए, वो भी टैक्स में स्लैब बदले हैं, उसके नाम पर लोगों को गुमराह करने का, मिडिल क्लास को भी गुमराह करने का काम किया है। किसानों को कोई अच्छी राहत नहीं दी गई है। इसके साथ ही साथ सरकार पूरी तरह से निजीकरण की ओर जा रही है। तो वहां भी प्रतिक्रियाएं आपने देखी, पक्षों के हिसाब से प्रतिक्रियाएं थी। आप प्रतिक्रियाएं सुन चुके हैं। अब वक्त है बजट को सीरियसली, बिना किसी इस पक्ष उस पक्ष की प्रतिक्रिया के अच्छी तरह से समझने का, डिकोड करने का। हम आपको यह बता रहे हैं कि इसकी 13 बड़ी बातें हैं क्या। इन बिंदुओं से आप अच्छी तरह एक बार में बजट को समझ सकते हैं। पहली बात, गरीबों के लिए मुफ्त राशन स्कीम चली थी कोविड काल में, अब 1 साल और बढ़ गई। कोरोना दौर में गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 साल 2024 तक का एक्सटेंशन मिल गया है, ये बढ़ गई। वित्त मंत्री ने बताया कि इस पर खर्च होने वाली पूरी 2 लाख करोड़ की रकम केंद्र सरकार की तरफ से दे रही, राज्यों पर इसका कोई बोझ नहीं। दूसरी बात, आदिवासियों के लिए 15,000 करोड़ की स्कीम लाई गई है। पिछले आदिवासी समूह की सामाजिक, आर्थिक और तमाम तरह की स्थितियों में सुधार करने के लिए पीएम पीबीटीजी विकास मिशन को शुरू किया जाएगा। इस पीबीटीजी बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार इस योजना का अहम हिस्सा है। अगले 3 साल में इस योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। आदिवासी स्टेट्स में, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, मध्य प्रदेश का हिस्सा शामिल है, वहां भी इस स्कीम का कुछ हिस्सा दिख सकता है। तीसरी बात, कारीगरों के लिए विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज की घोषणा की गई। देश के पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज लाया गया। इससे कारीगर एमएसएमई के साथ में जुड़ पाएंगे और उस योजना का, उसका बजट का लाभ ले पाएंगे। ये मिशन उन्हें अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने, सुधारने, उनका मार्केट बढ़ाने, प्रोडक्शन बढ़ाने, मार्केट तक पहुंचाने, इन सब में बड़ी आसानी हुई। चौथी बात, मिलेट्स को लेकर, मोटा अनाज, मिलेट्स माने मोटा अनाज, इसके लिए ग्लोबल हब बनाने का मिशन अब देश की सरकार भी तैयार है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मोटा अनाज यानी मिलेट्स को पैदा करता है, जिसकी आज भरपूर डिमांड है। दुनिया में इसके एक्सपोर्ट में हम दूसरे पायदान पर हैं। अब सरकार हैदराबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्न को सपोर्ट करके नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बनाएगी, ताकि भारत मिलेट्स का ग्लोबल सेंटर बन पाए, पहले पायदान पर आ सके। अच्छी बात है, इसमें भी छत्तीसगढ़ का बड़ा हिस्सा हो सकता है, जैसी अभी तक हम यहाँ तैयारी देखते हैं। पांचवी बात,
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर यानी डिजिटल पार्ट, इस पर जोर को आगे बढ़ाती हुई सरकार नजर आई। सरकार ने खेती को आधुनिक बनाने के लिए इससे जुड़ी तमाम जानकारियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला किया। इस ओपन सोर्स से किसानों को सारी सूचनाएं एक स्थान पर एक गैजेट से मिल पाएंगी। इसमें खाद, बीज, मार्केट, कीमत, कितना दाम आपको मिल सकता है, इसकी सारी जानकारी होगी। छठवीं बात, PPP यानी एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड का इंतजाम इस मोड के ऊपर किया जाना है। गांव में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए मदद करने की मंशा से सरकार एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड को लाने वाली है। युवाओं को पूंजी की कमी से निपटने में इससे काफी आर्थिक मदद मिलेगी। इसके शुरू करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र की मदद लेगी। इसे PPP मोड के ऊपर लाया जाएगा। इससे किसानों और इंडस्ट्रीज के बीच में कोऑपरेशन कायम होगा, जो किसानों को मुनाफा बढ़ाएगा। ये सरकार का दावा है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन पर निर्भर करेगा ये कितनी कारगर रहती। सातवीं बात, गवर्नेंस पॉलिसी का आज ऐलान हुआ है। देश में स्टार्टअप और शिक्षण संस्थानों के इनोवेशन और रिसर्च को सामने लाने के लिए नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। महत्वपूर्ण डेटा सबकी पहुंच में आसानी से आ पाए, क्योंकि डेटा आज की तारीख में बहुत बड़ी चीज है। आपकी टिप के ऊपर, उंगलियों के ऊपर सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन, ये डेटा आसान बने, इसकी तरफ सरकार का ध्यान है। सरकार कहती है कि इससे नई तकनीक को अपनाने की प्रोसेस काफी तेज होगी। आठवीं बात, सीनियर सिटीजन्स यानी वरिष्ठ नागरिक, ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, उनकी सेविंग लिमिट्स को दोगुना कर दिया। इस बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़कर अब डबल 9 लाख रुपए कर दी गई। उन्हें पेंशन से होने वाली आमदनी पर राहत मिलेगी। नौवीं बात, महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम, जिसका प्रधानमंत्री ने बाद में जिक्र किया। 7.5% पर ब्याज इन पर मिलेगा। महिलाओं को आर्थिक तौर पर, गृहिणियों को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए वित्त मंत्री ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया, जिसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% का ब्याज मिलेगा। ये सुविधा सभी बैंकों में उपलब्ध होगी। 10वीं बड़ी बात, घाटे से जूझते MSME यानी लघु मध्यम उद्योग, इनके लिए सरकारी मदद मिलेगी। स्टार्टअप को मिलने वाले इनकम टैक्स बेनिफिट को 1 साल के लिए बढ़ाया गया। MSME को 9,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी, जिससे उन्हें 2 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा कोलैटरल फ्री क्रेडिट मिल पाएगा, यानी बिना जोखिम वाला उनको ये ऋण मिल पाएगा। ये स्कीम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी और इनसे जुड़े विवादों के निपटारे के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना नाम की एक नई स्कीम लाई जाएगी, कुछ पुराने विवादों को सॉल्व करने के लिए और नए के लिए भी। 11वीं बड़ी बात, हवाई सफर आज की तारीख में बढ़ाया जा रहा, तो यह अब सस्ता होगा, जो लोगों को चाहिए था। टूरिज्म बढ़ाने पर जोर होगा और देश देखो इस पर जोर। सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF पर एक्साइज ड्यूटी को कम करके हवाई यात्रा को थोड़ा सुगम और सस्ता बनाया। टूरिज्म को इससे बूस्ट मिलेगा, यह उनका दावा है या सोच है। राज्यों से उनकी राजधानियों या पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में यूनिटी मॉल खोलने के लिए कहा जा रहा है। यहां 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के तहत बनाए जाने वाले सामान का प्रमोशन और बिक्री होगी। इन्हीं मॉल्स में GI और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स भी बेचे जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के तमाम जिलों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। 12वीं बड़ी बात, इलेक्ट्रॉनिक्स पर कस्टम ड्यूटी घट गई, सोने पर बढ़ गई। सरकार ने टेलीविजन पैनल के ओपन सेल के पुर्जों में कस्टम ड्यूटी 5 से घटाकर आधी 2.5% कर दी है, यानी ये सस्ता होगा टीवी पैनल लेना यानी टेलीविजन लेना। मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटी है, मतलब मोबाइल लेना भी अब आपके लिए सस्ता होगा। आने वाले वक्त में टीवी मोबाइल सस्ते मिलेंगे, ये यूथ को काफी आकर्षित कर सकता है, गृहिणियों को पसंद आ सकता है। हालांकि गोल्ड बार से बनने वाले सोने की चीजों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में इजाफा हुआ है, यानी आपको गहने बनवाना, खरीदना महंगा पड़ सकता है। 13वीं और अंतिम बात, डिफेंस बजट बढ़ा है, घरेलू उत्पादन पर जोर दिया है। वित्त मंत्री ने इस बजट में डिफेंस सेक्टर को 4,32,720 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, आवंटित किए हैं। ये पिछले बार से 4,09,500 करोड़ से 23,220 करोड़ रुपए अधिक हैं। सरकार का जोर इस रकम को डिफेंस मशीन्स के घरेलू उत्पादन पर खर्च करने की मंशा है, जो सरकार ने पिछले बजट में भी कही थी। चलिए हम ये कह सकते हैं कि इस बजट को पेश करते समय
जो आधार बताए गए थे, 7 आधार बताए गए थे, उसके तहत ही उन्होंने इस पूरे बजट को डालने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की। लेकिन ये 13 बड़ी बातें हैं जो घूम फिर के आपको, हमको, हमारे जिंदगियों पर, हमारे बजट पर, हमारे खर्च पर असर डालेंगी। तो बजट की बड़ी बातें आपने सुन ली, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि वो असल बात का जिक्र हम कब करेंगे, और वो असल बात है मिडिल क्लास है, आपका हमारा मेहनत की कमाई पर लगने वाला टैक्स। तो चलिए, टैक्स को लेकर 8 साल बाद क्या बड़ा बदलाव हुआ और क्या महंगा क्या सस्ता डायरेक्टली हो रहा है, देखें। निर्मला सीतारमण का यह 5वां और देश का 75वां बजट था। उन्होंने इस बार पहले की तुलना में कम वक्त लिया। इस बार का भाषण महज 1 घंटे 27 मिनट का था। इस साल 9 राज्यों में और अगले साल देश में चुनाव है। इसका असर बजट भाषण में स्पष्ट दिखा। सीतारमण ने कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना और युद्ध के चलते मंदी की राह पर है, तब भारत की ग्रोथ बाकी देशों के मुकाबले मजबूत है। बात टैक्स की करें तो अब सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ये छूट सिर्फ नई टैक्स रिजीम के तहत मिल पाएगी। अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 2 ऑप्शन बने रहेंगे। अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री थी। आखिरी बार 2014-15 के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ था। बात सामानों के सस्ते और महंगे होने की करें तो टेलीविजन सस्ते होंगे। वजह पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 5% से घटकर 2.5% हो गई। मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को घटाया गया। हीरो के दाम कम होंगे। वजह मैन्युफैक्चरिंग पर इस्तेमाल होने वाली सीड पर ड्यूटी कम कर दी गई है। सिगरेट पर टैक्स 16% बढ़ गया है, यानी अब सिगरेट महंगी हो जाएगी। चांदी से बने आइटम महंगे होंगे क्योंकि कस्टम ड्यूटी को और बढ़ाया गया है। तो जैसा हमने आपको बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के 7 आधार बताए। इन्हें सप्तऋषि के नाम से पुकारा गया। समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश क्षमता का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले एक अहम सवाल, आखिर इस बजट की तासीर क्या है? इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किस तौर पर हम परिभाषित करें? बिना किसी पॉलिटिकल ओपिनियन के इसको डिकोड करें। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, आज हमने उनको ये कहते हुए सुना कि ये बजट तर्कहीन है, संवेदनहीन बजट है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को भी आपने सुना, वो कहते हैं कि ये चुनावी बजट है। अब सवाल यहां पर उठता है कि कौन सही बोल रहा? दोनों वरिष्ठ नेता हैं। अगर बजट चुनावी है तो फिर संवेदनहीन कैसे हो सकता है? वो तो लोक लुभावन होता है। सिलसिलेवार तरीके से ये समझने की कोशिश करते हैं कि गरीब वर्ग के लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज 1 साल और मिलेगा। इसे आप गरीब तबके के नजरिए से देखें तो ये योजना बड़े महत्वपूर्ण तरीके से चली, बहुत क्रूशियल टाइम पर आई और अभी भी इसका बड़ा इंपैक्ट होगा। इसी तरह 7 लाख की आमदनी के ऊपर टैक्स में छूट देने की घोषणा की गई, यानी मिडिल क्लास, आपका हमारा, इसमें समावेश है। आपको जो राहत महसूस हो रही है, इसे और एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि 2 ऑप्शन अभी भी कर को लेकर हैं आपके पास, एक पुराना और एक नया। इन ऑप्शंस में से आप अपनी सुविधा और समझ के मुताबिक आगे विकल्प चुन सकते हैं। बजट में मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग का खास ख्याल रखने का दावा है, इसमें कोई शक या दो राय नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब आपने सुना तो यह चुनावी बजट है क्योंकि कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले। मान लेते हैं कि चुनावी बजट है। इस स्थिति में आम लोगों को टैक्स में राहत मिल गई, जो कि वो लगातार चाहते थे और सालों से इसका इंतजार कर रहे थे। गरीबों को मुफ्त में अनाज मिलना, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी वर्ग को इसमें कोई आपत्ति नहीं। बहुत सारे लोगों को इसका लाभ कोविड काल में बचा ले गया, उनके परिवारों को चला ले गया। चलिए अब आते हैं उस बात पर जहां से देश के वित्त मंत्री ने बजट को दायरों में रखा। बजट के सप्तऋषियों की बात करते हैं। एक जल्दी से रिपोर्ट देखिए, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। खेतों में काम करते इन मजदूरों को देखिए, दफ्तर जाते इन लोगों को देखिए, उद्योगों को देखिए, छात्रों को देखिए। समाज के इन सभी वर्गों का विकास करना इस बजट का पहला आधार बताया गया। नाम दिया समावेशी विकास का, यानी बिना भेदभाव सबका विकास करना बजट का पहला आधार माना गया। अब बात दूसरे आधार, वंचितों को वरीयता, यानी गरीब तबके को प्राथमिकता देना, गरीब वर्ग का ख्याल रखना। तीसरे आधार की बात करें तो बुनियादी ढांचे और निवेश को बताया गया। बुनियादी ढांचा यानी सड़क, पुल पुलिया और ओवरब्रिज, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बाकी के काम। निवेश यानी देश में उद्योगपतियों और विदेशी निवेशकों को निवेश के लिए अच्छा माहौल देना।
चौथा आधार क्षमता विस्तार, यानी देश की क्षमताओं का विकास और विस्तार करना, मसलन उद्योगों में, उत्पादन में और निर्यात में देश को महाशक्ति बनाना। पांचवा आधार हरित विकास, जिसका सीधा अर्थ खेती को बढ़ावा देना है। छठवां आधार युवा शक्ति, कहने का मतलब देश के युवाओं की योग्यता को बढ़ाना और उन्हें अवसर देना, यानी युवा शक्ति का पूरा इस्तेमाल करना, जिससे देश का विकास और ज्यादा रफ्तार से हो। सातवां आधार वित्तीय क्षेत्र, यानी अर्थव्यवस्था, जिसका सीधा पर्याय है देश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना, देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना। कुल मिलाकर ये 7 आधार देश को और सशक्त बनाएंगे। तो अब तक आप बजट के तमाम पहलुओं को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। यहां एक बात बतानी बहुत जरूरी है। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। अब अंतिम पड़ाव बजट के ऊपर चर्चा हो रही है। ये समझते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था, जिसके लिए बजट एक आईना, एक प्लान होता है, तो उस अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है। कोविड काल सारी दुनिया पर भारी पड़ा, उस पर विश्व में छिड़ा हुआ युद्ध सब पर भारी पड़ा, हम जानते हैं। लेकिन कोविड महामारी, महंगाई और निर्माण कार्यों की बढ़ती लागत, यह हमारे देश के लिए भी बहुत बड़ी चिंता है। सरकार जितना ज्यादा कर्ज ले रही है, आम आदमी पर उतना ही कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बात साझा की है, बताया है कि सरकार पर कुल कर्ज का बोझ बढ़कर 128.41 लाख करोड़ हो गया है। और इस लिहाज से देश के प्रत्येक नागरिक पर, आप पर, हम पर, हर एक पर 98,776 रुपए का कर्ज है। देश की जनसंख्या 130 करोड़ होने का अनुमान लगाया जा रहा है और उस वक्त ये आंकड़ा इस तरीके से आया। चलिए, कुल मिलाकर अब हम ये कह सकते हैं कि इस बजट का आकलन अपने अपने आधार के ऊपर लोग करते हैं, अपने मंशा के मुताबिक वो इसे नंबर दे रहे हैं, अपने पक्ष के मुताबिक इसे दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये पूरा समग्र बजट जो समझ में आता है वो हमने आप तक पहुंचाया। लेकिन आज सदन में आप देखें, एक और बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है जो आज ही पहुंचाना जरूरी है। एक खास तस्वीर जो शायद आपने देखी हो, नहीं देखी तो देखें, और आपको जरूर इसे देखना चाहिए। आज बजट सत्र में बजट पेश होने के अवसर पर राहुल गांधी संसद में दिखाई पड़े, संसद पहुंचे। राहुल गांधी जब लोकसभा में एंट्री कर रहे थे, तब नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो के नारे बुलंद किए जा रहे थे। पिछले दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सफलतापूर्वक अपने तय रूट के मुताबिक कश्मीर में जाके समाप्त हुई है। भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी उल्टे तौर पर देखें तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गई, पहुंची और सफलतापूर्वक पूरी की गई। चलिए, राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज जो आप देख रहे थे टीवी स्क्रीन पर, आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। आज लोकसभा में राहुल गांधी की एंट्री और इस पूरे जेस्चर को भी जरा डिकोड कर लें। पहली बात, राहुल गांधी ने बजट के दिन लोकसभा पहुंचकर विरोधियों को जरूर एक जवाब दिया है। झटका मिला कि नहीं मिला, खुलकर तो कोई बोलेगा नहीं, लेकिन जवाब मिला है। अक्सर विरोधी राहुल गांधी को जरा नॉन सीरियस पॉलिटिशियन कहकर पुकारा करते हैं। ये बात जनता के दिमाग में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन आज वो बदले दिखे। दूसरी बात, राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज ये बात जता रही है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। राहुल पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व नजर आए। तीसरी और अंतिम बात यह कि जिस तरह राहुल को देखकर नारे लगे, वो इस बात का संकेत है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस में एक नव जीवन का, नव ऊर्जा का संचार हुआ है, जो कांग्रेस के लिए और पूरे विपक्ष के लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए, हम ये कह सकते हैं कि आज बजट के पेश होने से लेकर इस तस्वीर तक बहुत कुछ ऐसा था जिसे आप ऐतिहासिक टाइम के मुताबिक एक बड़ा रेवोल्यूशन और एक परिवर्तन की शुरुआत कह सकते हैं। लेकिन कोई भी बजट, कोई भी मंशा, कोई भी धनराशि का प्रावधान जब तक जमीन पर उतरकर सीधे तौर के ऊपर ट्रांसपेरेंसी के साथ में एक्ट नहीं करेगा, तब तक उसका लाभ कोई भी सरकार दिला नहीं पाती। इसलिए निचले तंत्र तक ये पहुंचे, हमको उतना लाभ दे पाए जिसका दावा है। ये उम्मीद हम देश की सरकार से, देश के तंत्र से और पूरे समाज से भी कर सकते हैं और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। न्यूज डिकोड में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे इसी मंच के ऊपर दिन की बड़ी खबरों को डिकोड करने के लिए मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।